नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी, जेएसएससी और झारखंड के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसका तैयारी कर रहे थे और उस क्रम में चल रहा था सीएनटी का यह पार्ट 3 है। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप प्लेलिस्ट से जाकर भी उसको देख सकते हैं। पार्ट 1 में क्या देखे थे हम लोग, सीएनटी का जो पार्ट 1 है उसमें समझे थे बैकग्राउंड ये समझे थे कि किस तरह से यहाँ पर सल्तनत और मुग़ल, उसके बाद अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ। हालांकि सल्तनत और मुग़लों का ज़्यादा अपना नियंत्रण स्थापित यहाँ नहीं हो सका था, जिस तरह से अंग्रेज़ों ने लगातार 350 साल तक बनाए रखा। तो उस क्रम में ये भी देखें कि 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ जब इलाहाबाद की संधि हुआ था तो झारखंड का जो छोटा नागपुर है, ये छोटा नागपुर उन्हें दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। अर्थात झारखंड में जितने भी ज़मीन से संबंधित कानून थे वह अधिकार अंग्रेज़ों के पास चला गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया, जबकि प्रशासनिक अधिकार जो है वह यहाँ के राजाओं के पास रह गया। और उसी क्रम में झारखंड में जब अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है, आपने देखा था, अगर पार्ट 1 वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। फिर आपने क्या देखा था कि अंग्रेज़ जब झारखंड में सिंहभूम की ओर से प्रवेश करते हैं, उसके बाद झारखंड के जितने भी क्षेत्र में अंग्रेज आते हैं हर जगह राजाओं को चेंज करते हैं। राजाओं को चेंज करने का वजह भी था ताकि वो जो अपने अनुसार जिस राजा का चयन करेंगे वह उसे क्या देंगे, लगान सही तरीके से देंगे। लेकिन उसका जो भी नियम होता था, यहाँ के जो आदिवासी होते थे या यहाँ के जो लोग होते थे, झारखंड के जो जनजाति हुआ करती थी, उसके कहीं ना कहीं उसका अधिकार नहीं मिल पाता था। इसलिए लास्ट में क्या हुआ, बहुत सारा विद्रोह हुआ और अंत में जब आपका बिरसा मुंडा का आंदोलन होता है, तत्पश्चात अंग्रेज़ों को ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ ऐसा कानून लाना होगा जिससे हम यहाँ पे झारखंड की जो जनजाति है, जो झारखंड का क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण लगातार स्थापित लगातार बना के रख सके। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, सीएनटी एक्ट 1908 में लाया था। अगर सीएनटी एक्ट 1908 नहीं आता तो क्या होता, लगातार विद्रोह चलता और लास्ट में क्या होता, अंग्रेज़ों को बहुत विवश होना पड़ता यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग देखे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में क्या देखे थे, पार्ट 2 में ये देखे कि सीएनटी में जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा उसमें तो आप बैकग्राउंड समझे। पार्ट 1 में बैकग्राउंड समझे कि सीएनटी है क्या, इसको लाया क्यों गया, ठीक है, इसका क्या उद्देश्य था। उसके बाद इसमें जो कंटेंट है, जो एग्जाम के जैसे से इम्पोर्टेंट है, वह आप पार्ट 2 में देखें। जैसे अध्याय 1 के तहत क्या है, 3 धारा के बारे में बताया गया था। और आज जो देखेंगे वो हम लोग क्या देखेंगे, अध्याय 2 देखेंगे और अध्याय 3 देखेंगे, क्योंकि सीएनटी में 19 अध्याय है और 271 धाराएं हैं। तो 19 अध्याय भी आपको पढ़ना होगा और धारा तो हम बता ही चुके हैं कि खास हम लोग धारा पढ़ेंगे। और उसके बाद लास्ट में जब सीएनटी का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसके बाद 60 से 70 प्रश्न ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा जो उन्हीं से आपका जो 12 प्रश्न है, 11 प्रश्न तो जरूर उससे आपका एग्जाम में, जेपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसमें मैच करेगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। आज अध्याय 2 देखेंगे। तो अध्याय 2 में क्या है, काश्तकार के वर्ग। कहीं भी अगर कन्फ्यूजन है, काश्तकार, रैयत, ये सब नए वर्ड, मंझियस भूमि, भूहरी भूमि, तो इसके लिए जो पुराना वीडियो दोनों हम बार बार बताते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 सीएनटी का, आप जरूर देखें। क्योंकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ तो आपका वो चीज़ मिलेगा जो आपका एग्जाम में पूछेगा, लेकिन एग्जाम में प्रश्न तभी सॉल्व होता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे पॉलिटिकल का, या कोई भी चीज़ का। तो 50% कॉन्सेप्ट सीएनटी का जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही आपको मिल चुका है। अब 50% मटेरियल आपको ये मिलेगा जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अध्याय 2 में क्या देखेंगे लोग, काश्तकार के वर्ग देखेंगे। तो काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं। अब अध्याय 2 के तहत 4 धारा को पढ़ना है, ठीक है। अध्याय 2 के तहत कितना धारा पढ़ना है, एक आपका 4 पढ़ना है, 5 पढ़ना है, 6, 7 और 8, कुल 5 धारा को पढ़ना है, ठीक है। तो अध्याय 4 में क्या है, अध्याय 5 में क्या है, धारा 4 में क्या है, धारा 5 में क्या है, धारा 6 में क्या है, धारा 7 में क्या है और धारा 8 में क्या है। क्योंकि सीएनटी का सबसे डिफ़िकल्ट प्रश्न जो होता है वह धारा से ही होता है। अगर 12 प्रश्न है तो उसमें से 4 या 5 प्रश्न तो डायरेक्ट आपका धारा से पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए धारा 4 में क्या है, धारा 4 में काश्तकार का वर्ग है। काश्तकार क्या होता है, आप वीडियो में बने रहेंगे, आपका आगे बताएंगे कि काश्तकार क्या होता है, ठीक है।
तो काश्तकार का जो वर्ग है, काश्तकार जो है उसको 4 भागों में बांटा गया है। इस तरह से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सीएनटी में काश्तकार कितने प्रकार के थे। तो काश्तकार आप याद रखेंगे, काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वो क्या होता है, एक होता है भूधारक और उपधारक। तो भूधारक और उपधारक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को एक ही कैटेगरी में है, ठीक है, भूधारक और उपधारक। दूसरा आपका क्या है, रैयत है, दूसरा आपका रैयत है। इसके बाद आपका देखेंगे दर रैयत है, इसके बाद है मुंडारी खुटकुटीदार। तो इस प्रकार से काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, काश्तकार 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये 4 प्रकार में से सिंपल सी भूधारक क्या होता है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। और ऑप्शन ऐसा होता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा जब आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, ठीक है। तो समझते हैं भूधारक, इसके बाद हम आगे और भी चर्चा करेंगे। भूधारक क्या होता है और उपधारक क्या होता है। तो भूधारक, उसका वर्ड में ही आंसर छुपा है। सीएनटी में वर्ड मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाला आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। भूधारक मतलब जो अपना जमीन पर या दूसरा की जमीन पर, भू मतलब जमीन होता है, ठीक है। भू मतलब क्या होता है, जमीन होता है। और धारक मतलब क्या होता है, धारण करने वाला, उस पर अधिकार एक तरह से करने वाला, ठीक है। तो जो अपना जमीन पर या फिर जो दूसरा की जमीन पर, जैसे गांव घर में क्या होता है कि खेती करने के लिए बटाई दे दिया जाता है, तो या तो फिर अपना खेती खुद करते हैं, लोग दूसरा का भी खेती करते हैं। तो यहाँ भी वही है, भूधारक जो अपना जमीन पर या फिर दूसरा के जमीन पर खेती करने के लिए जमीन का धारण किया हुआ हो, ठीक है। जो अपना जमीन पर या दूसरा के जमीन पर खेती करने के लिए उस जमीन का धारण किया हो, उस पर अपना अधिकार बनाए रखा हो, वैसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहेंगे, भूधारक कहेंगे। अब एग्जाम्पल में समझेंगे, कि यह एक प्लॉट है, ठीक है, आयताकार खेत है। कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप हो कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। तो यह एक आयताकार खेत है, इसमें जो है सो एक आदमी, मान लीजिए कि एक आदमी जिसका नाम है राम, वह इस पर खेती करता है, वह इस पर क्या करता है, खेती करता है। अब राम का 2 पुत्र हो गया, ठीक है, राम का 2 पुत्र हो गया, मान लीजिए एक दीपक और एक सोनू, और ये मर चुका है। अब इस जमीन पर खेती कौन करेगा, अभी दीपक और ये सोनू, अगर दोनों खेती करेगा तो ये 2 व्यक्ति जो है इसको हम लोग कहेंगे उपधारक। अगर किसी ज़मीन पर मतलब पिता खेती कर रहा हो और पिता का निधन हो गया, फिर उसका बेटा लोग खेती करता है, तो उसके वंशज ही क्या कहलाते हैं, उपधारक कहलाते हैं। तो आपने समझा कि भूधारक क्या होता है, उपधारक क्या होता है। आगे पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप क्या करें, टेलीग्राम से जुड़ जाए, क्योंकि जितने प्रकार के नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो जेपीएससी का हो या झारखंड से जो भी कंपटीशन का नोटिफिकेशन हो, टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही हिस्ट्री, अब हम यहाँ 2 हिस्ट्री बात करेंगे, एक झारखंड का हिस्ट्री और एक ये भारत का हिस्ट्री। भारत का हिस्ट्री में आधुनिक भारत में अंग्रेजों का आगमन, पुर्तगालियों का आगमन, बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस के साथ वीडियो अपलोड है, आप प्लेलिस्ट से उसको जाकर देख सकते हैं। साथ ही झारखंड का जो जनजाति है, झारखंड की जो शासन, मुंडाओं का जो शासन व्यवस्था, नागवंशियों का जो शासन व्यवस्था है, झारखंड का इतिहास, लगभग वीडियो अपलोड है, वहाँ से सारा वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा झारखंड का जो भूगोल है, झारखंड का भूगोल भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट वे के साथ क्या है आपका अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपका रह जाता है साइंस, तो साइंस का भी वीडियो अपलोड है। और नोट्स, जो भी जेपीएससी का नोट्स है, चाहे वह झारखंड का हो, पेपर 2 का हो, पेपर 1 का हो, और ख़ास करके करंट अफेयर्स का नोट्स जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो करंट अफेयर और नोट्स जो है झारखंड का, इस चैनल के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन सभी का आपका फ़ायदा मिल सके। तो आपने भूधारक के बारे में समझ लिया। अब क्या देखेंगे, रैयत के बारे में देखेंगे, ठीक है। रैयत क्या होता है, तो रैयत का हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये देख रहे हैं धारा 6 रैयत से संबंधित है। तो आपको हर प्रत्येक धारा में याद ही रखना होगा एग्जाम की दृष्टि से कि धारा 4 क्या है, काश्तकार से संबंधित है, ठीक है। धारा 5 क्या है, भूधारक से संबंधित है। धारा 6 क्या है, रैयत से संबंधित है। एक वर्ड याद रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो रैयत आप देखेंगे कि रैयत 3 प्रकार का होता है, ठीक है। रैयत कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। और ये सब आप याद रखेंगे। जिस तरह से काश्तकार 4 प्रकार के होते हैं, उसी तरह रैयत 3 प्रकार का होता है। एक होता है अधिभोगी रैयत, ठीक है, एक होता है अनाधिभोगी रैयत, और एक होता है खुटकुटी रैयत, ठीक है, समझेंगे। एक होता है अधिभोगी रैयत, एक होता है अनाधिभोगी रैयत, और एक होता है खुटकुटी रैयत। अब समझिए अधिभोगी रैयत क्या है, अधिभोगी रैयत क्या है। वैसे रैयत जिसे अपना जमीन पर खेती करने का अधिकार हो,
वैसे रैयत जिसे अपना जमीन पर खेती करने का अधिकार हो, वैसे रैयत को लोग क्या बोलेंगे, अधिभोगी रैयत कहेंगे। और अनाधिभोगी क्या है, जस्ट अपोजिट, अनाधिभोगी वैसे रैयत जिसको अपना जमीन पर अधिभोग करने का अधिकार अर्थात प्रयोग करने का अधिकार नहीं हो, ठीक है, वैसे रैयत को क्या कहेंगे, अनाधिभोगी रैयत कहेंगे। तो ये सब वर्ड जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और खुटकुटी रैयत, खुटकुटी तो हम बहुत बार बता चुके हैं, नहीं तुम्हारा झारखंड का सारा वीडियो देखें, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। खुटकुटी में आपको क्या बताते हैं, वैसे रैयत जो जमीन प्राप्त किया किस माध्यम से, खुटकुटी के माध्यम से। कहने का मतलब है जो मुंडा लोग का होता था, जंगलों का कटाई फिर वहाँ खेत का निर्माण होना, तो वैसे रैयत को कहेंगे, जैसे रैयत जिन्हें खुटकुटी अधिकार प्राप्त हो, ठीक है। तो रैयत 3 प्रकार का हमने देखा, अधिभोगी रैयत देखा, अनाधिभोगी रैयत देखा और खुटकुटी देखा। अब क्या देखेंगे, अभी तक हमने 2 चीज़ देखा, काश्तकार के 2 प्रकार, एक भूधारक एक रैयत। अब एक आता है दर रैयत। तो दर रैयत जो सो रैयत का प्रकार नहीं है, ये काश्तकार के प्रकार है, ये सब में कन्फ्यूजन नहीं होना, ये काश्तकार के प्रकार है, ठीक है। दर रैयत, तो दर रैयत क्या होता है, ऐसे काश्तकार जो रैयत के अधीन हो। कहने का मतलब ऐसे किसान जो रैयत के अधीन, काश्तकार जो रैयत के अधीन काम करता है, वैसे काश्तकार को हम लोग क्या कहते हैं, ये रैयत, दर रैयत कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि काश्तकार और रैयत में माइनर डिफरेंस है, और जब वीडियो आप लगातार देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको सब समझ में आ जाएगा कि काश्तकार क्या होता है, रैयत क्या होता है। इसके बाद ये 3 हो गया काश्तकार में। अब चौथा देखेंगे, मुंडारी खुटकुटीदार। खुटकुटीदार और खुटकुटी, खुटकुटी मतलब जंगल की सफाई करना और खेत बनाना, और खुटकुटीदार उस व्यक्ति को कहेंगे। मतलब एक बात होता क्या था कि ये अकेले नहीं होता था, ये सामूहिक तौर पर क्या करते थे, पूरा समूह में होता था, चाहे भुइयार का होता हो या फिर मंझियस का होता हो या फिर मुंडा लोग का होता था। तो खुटकुटीदार का मतलब क्या, पूरा सामूहिक रूप से वो सब व्यक्ति जो खुटकुटी करते हैं, ठीक है। तो जो मुंडाओं द्वारा किया जाता था। तो इस प्रकार से आपने काश्तकार के वर्ग को समझा, और यहाँ से आपका एक प्रश्न देखने को अवश्य मिलेगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, धारा 4 समझ में आया। धारा 4 किससे संबंधित है, काश्तकार से संबंधित है। काश्तकारों का वर्गीकरण किस में किया गया है, धारा 4 में किया गया है। अब क्या देखेंगे, धारा 5 देखेंगे, ठीक है। धारा 5 देखेंगे, तो धारा 5 में क्या है, भूधारक का अर्थ है। देखिए अभी आप यहाँ देख रहे थे, भूधारक, भूधारक क्या होता है, तो नॉर्मल शॉर्ट वैसे व्यक्ति जो जमीन को क्या किया हो, धारण किया हो। और जमीन का धारण क्यों करता था, केवल खेती करने के लिए। तो भूधारक एक स्पष्ट लाइन, जमीन को धारण करने वाले, भूमि को धारण करने वाले को भूधारक कहते हैं। 5 आपका धारा 5 हो गया। इस प्रकार हम लोग देखेंगे। अब क्या देखेंगे, धारा 6 देखेंगे। तो धारा 6 में रैयत का उल्लेख है, ठीक है। हालांकि इसमें और भी डिटेल्स है, बट उतना डिटेल्स आपको नहीं जाना है। CNT का 7 से 8 वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जिसमें 2 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। अब रैयत, यहाँ पे धारा 6 में रैयत के बारे में लिखा गया। तो रैयत क्या होता है, और रैयत भी वही है, लेकिन देखिए रैयत भी जमीन धारण करता है, लेकिन खेती करने के लिए या करवाने के लिए, खेती करने के लिए या करवाने के लिए। जैसे अगर हम खेती खुद कर रहे हैं तो हम रैयत हैं, अगर हम खेती खुद कर रहे हैं तो हम रैयत हैं। लेकिन हम खेती भी कर रहे हैं और किसी से करवा भी रहे हैं, जो मेरे अधीन खेती कर रहा है उसे हम लोग काश्तकार कहेंगे। ध्यान रखेंगे, जो मेरे अधीन खेती कर रहा है उसे लोग क्या कहेंगे, काश्तकार कहेंगे। तो रैयत क्या होता था, ये खेती करता भी था और करवाता भी था। इस प्रकार भूधारक को आप समझे और रैयत को समझे। अब धारा 7 समझेंगे। धारा 7 कुछ नया नहीं है, ठीक है। धारा 7 आपका खुटकुटी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ। ये कौन सा रैयत है, वे किसान हैं जिसको खुटकुटी के माध्यम से जमीन प्राप्त हुआ है, लेकिन वो खुटकुटी नहीं किया है, खुटकुटी वो नहीं किया, उसके वंशज, उसके पूर्वज, उसके एंसेस्टर्स वो किए। जैसे कोई व्यक्ति X है और उसने खुटकुटी किया है, बट उसका पीढ़ी लगातार चलते आ रहा है, ठीक है, इसके 3 बच्चे, लगातार पीढ़ी चलते आ रहा है, और अभी कोई खेती कर रहा है, तो उसको जो जमीन प्राप्त हुआ है कहीं ना कहीं वो खुटकुटी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो वैसे खुटकुटी अधिकार युक्त रैयत का अर्थ है जिसको खुटकुटी के माध्यम से वो जमीन मिला है और उसमें वो खेती कर रहा है, ठीक है। ये आपका धारा 7 में। इसके बाद आप देखेंगे धारा 8 में क्या, मुंडारी खुटकुटीदार का अर्थ। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जमीन का अर्थ बता रहा है, यहाँ पे उस व्यक्ति का बारे में बता रहा है कि जिस व्यक्ति ने खुटकुटी किया है, मतलब जो खुटकुटी किया उसको क्या कहेंगे, खुटकुटीदार कहेंगे। तो इस प्रकार से आपका अध्याय क्या हुआ, अध्याय 2 पूरी तरह से कंप्लीट होगा। अब अध्याय 2 से जो भी प्रश्न आएगा इससे बाहर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। अब लोग देखेंगे अध्याय 3।
इसी तरह से हम लोग क्रम से लगातार देखेंगे अध्याय 19 तक, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा उसको लोग क्या करेंगे, छाट देंगे। तो अध्याय 3 में क्या है, भूधारक के बारे में, ठीक है। अध्याय 2 में क्या था, काश्तकार के बारे में था, ठीक है। अध्याय 2 काश्तकार के बारे में था, अध्याय 3 क्या है, भूधारक के बारे में था। और अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अध्याय 1 में क्या है, 2 में काश्तकार, 3 में भूधारक। तो आप कमेंट करें कि अध्याय 1 में क्या है, ठीक है। तो अध्याय 3 जो है उसके तहत आपको 9 से लेकर 15 तक धारा पढ़ना है। 9 से लेकर कितना पढ़ना है, 15 तक, क्योंकि अध्याय 1 में हम लोग 1 से 3 तक धारा पढ़े थे और अध्याय 2 में हम लोग 4 से 8 तक धारा पढ़े और अध्याय 3 में 9 से लेकर 15 तक पढ़ना है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे धारा 9 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से कहता है भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा। लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा, कहने का मतलब क्या है, बात को समझेंगे। यहाँ पे समझना होगा 9 क्या कह रहा है, भूधारक लगान वृद्धि के लिए कब दायी नहीं होगा। मैंने कहने का मतलब कोई व्यक्ति जमीन को धारण किया हुआ है, कोई व्यक्ति जमीन को धारण किया हुआ, उसके बदले में वो सरकार को अर्थात भूस्वामी को, आपको पहला भी बताया कि भूस्वामी सरकार होता है, तो भूस्वामी जो जमीन धारण किया हुआ है उसके बदले में सरकार को क्या दे रहा है, लगान दे रहा है। तो लगान में वृद्धि होती रहता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे धारक होते हैं कि उसके लगान में वृद्धि नहीं किया जा सकता। और वो कौन है, ध्यान दीजिए, जिसके जमीन पर अस्थाई बंदोबस्त के समय लगान में परिवर्तन नहीं किया गया था। वैसे कुछ कुछ भूधारक अभी भी झारखंड में हैं, कुछ भूधारक अभी भी हैं जिनका ज़मीन में क्या हुआ था, जब अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था, उस समय लगान परिवर्तन किया गया था। और जितना का लगान परिवर्तन किया गया था आज उसके भी लगान में वृद्धि हो रहा है, लेकिन जिसका लगान परिवर्तन नहीं किया गया था आज उसको वही लगान देना पड़ रहा है। तो यह आपका क्या हुआ, धारा 9 कहता है, ठीक है। और धारा 10 भी सेम है, धारा 10 भी सेम है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, धारा 9 सभी जनजातियों के लिए, सभी झारखंड के जितने भी आदिवासी हैं सभी के लिए फॉलो होता है, बट धारा 10 केवल भुइंहरी के लिए होता है। भुइंहर मतलब कहने का मतलब युराओं के लिए होता है, क्योंकि युराओं ने जो ज़मीन का निर्माण किया था उसे हम लोग क्या कहते हैं, भुइंहर जमीन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये कॉर्नवालिस का था, इसका अलग है। भुइंहर मतलब कुछ ऐसे भुइंहरी हैं, कुछ मतलब ज़मीन है, कुछ ऐसे युराओं का ज़मीन है जो ज़मीन को धारण किया हुआ है, लगान भी देता है, लेकिन उसका लगान वृद्धि नहीं होगा। क्यों नहीं, अब सब जैसे उरांव का ज़मीन है तो सब के लगान वृद्धि नहीं होगा, कुछ का लगान वृद्धि होगा और कुछ का लगान वृद्धि नहीं होगा। तो कहने का मतलब ध्यान दें, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869, उस समय जिसका लगान में परिवर्तन हुआ था आज उसका लगान बढ़ेगा, और उस समय जिसका ज़मीन का दाखिल नहीं हुआ था, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उसका लगान वृद्धि आज भी नहीं होगा। और हम आपको बताए थे कि 1869 में जो सर्वे हुआ था इसके बारे में बता चुके हैं पार्ट 1 में, पार्ट 1 नहीं पार्ट 2 में, ठीक है। आप उसको देख ले तो इसको और ज़्यादा समझ में आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे धारा 11, धारा 12 नहीं देखेंगे क्योंकि 12 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और हम लोगों को केवल इंपॉर्टेंट देखना है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो धारा 11 क्या कहता है कि जो भूधृति है, अब यहाँ समझेंगे भूधृति क्या होता है, वर्ड कुछ आपको कन्फ्यूजन करेगा, ठीक है। कुछ वर्ड हम इंग्लिश से बोलेंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। भूधृति मतलब होता है, क्या होता है, रैयत का हित, किसानों का हित, जो पहले बता चुके हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड और समझना है तो पार्ट 1 देख ले। भूधृति का कतिपय अंतरण, अब ये अंतरण नहीं समझिए, अंतरण का मतलब क्या होता है, अंतरण का मतलब होता है यहाँ पे अंतरण, अंतरिति, ऐसा सब वर्ड आएगा, ठीक है, बट आपको टेंशन नहीं लेना है। अंतरण या तो अंतरिति। अंतरण का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति X है, वह अपना ज़मीन किसी को बेच रहा है, उसको लोग Y मान लेंगे, तो इसमें क्या होगा, ज़मीन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ज़मीन को लिखाया जाएगा, म्यूटेशन करवाया जाएगा, फिर उसका रसीद कटवाया जाएगा, पहले इसके नाम से रहेगा अब इसके नाम से हो जाएगा। तो ट्रांसफ़र को इंग्लिश में ट्रांसफ़र, जो ट्रांसफ़र वर्ड है, ट्रांसफ़र को ही हम लोग कहते हैं अंतरण, ठीक है। और अंतरिति, ट्रांसफ़र करने वाला उस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, अंतरिति बोलेंगे, ठीक है। तो धारा 11 क्या कहता है, भूधृति के कतिपय का अंतरण का रजिस्ट्रेशन, जैसे कि भूस्वामी का कार्यालय में रजिस्ट्रित किया जाएगा। जब भी जमीन का एक दूसरे से, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जाता है, दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, तो क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, इसी को हम लोग कहते हैं अंतरण किया जाता है। तो जो भी ट्रांसफ़र से संबंधित, जो अंतरण से संबंधित नियम है वह आपका धारा
कितना में है? 11 में। इसके बाद धारा 13 देखेंगे। धारा 13 देखें। अब ये 11 का थोड़ा सा और देख लेंगे, ये कैसे होता है। उत्तराधिकार में होता है, उत्तराधिकार में होता है। जैसे कि अगर एक प्लॉट में एक व्यक्ति का अधिकार है और उसका 3 पुत्र हैं, तो वह भी क्या होता है, वह भी ट्रांसफ़र ही कहलाता है, वह भी क्या कहलाता है, अंतरित ही कहलाता है, क्योंकि तीनों बेटों में वह चला जाएगा। देखिए अब धारा 13 देखेंगे, ठीक है। धारा 13 क्या है? भूधृति। हम बार बार कहते हैं भूधारक का हित, भूधारक के हित को ही कहते हैं भूधृति, ठीक है। तो भूधृति का विभाजन और लगान का वितरण, इसके में समझेंगे आप। इसमें क्या है, धारा 13 में क्या है, कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ए प्लॉट था, ठीक है, ये प्लॉट था और इसमें एक आदमी का अधिकार था, वह व्यक्ति का नाम एक्स है, तो वो तो लगान दे ही रहा था भूस्वामी को। और भूस्वामी कौन होता है? सरकार होता है। भूस्वामी को लगान दे रहा था। अब जब ये ज़मीन जो है उनके पुत्रों में, या फिर यही ज़मीन को किसी 4 मतलब क्या कर सकते हैं, 2-4 व्यक्तियों ने खरीदा, ठीक है, तो ये ज़मीन 3 भाग में चल गया, 1, 2 और 3। अब इसमें लगान कैसे चलेगा तीनों? तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है कि लगान का जो रेशियो होता है 3 अनुपात में कर दिया जाता है। तो लगान का क्या कहते हैं, लगान का वितरण, लगान का अलग अलग भागों में अनुपातिक तौर पर बांटना, ठीक है, ये आपका धारा 13 में है, ठीक है। और धारा 14 ये आपका जेपीएससी में संभावित प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछला बार आया था पुनर्ग्रहणीय धृति। अब यहाँ पे क्या है, धारा 14 क्या है, यहाँ समझेंगे पुनर्ग्रहणीय धृति। ये क्या होता है, भूधृति, धृति उस पहले भू लगाएंगे तो जमीन हो जाएगा। ये क्या होता है, जैसे कि किसी का जमीन है और वो ज़मीन क्या है, उस ज़मीन को सरकार ने ले लिया। मान लीजिए बहुत बड़ा प्लॉट है, ये बहुत बड़ा भूखंड है, और इसमें क्या है, आप पहले बता कि मुंडारी या फिर मुंडाओं ने जो खुदकुटी किया या भुजरी जो भी ज़मीन है उराओं का, उसका तो कोई प्रमाण है नहीं, बट एक उसे अधिकार प्राप्त है कि हाँ ये आपका ज़मीन है, क्योंकि आपके वंशजों ने इसको, पूर्वजों ने इसको बनाया है। बट अगर सरकार इसमें कुछ लगा दी, कहने का मतलब छावनी बोर्ड बना दी, जैसे कि रामगढ़ में है, रामगढ़ में कैंट है, या फिर अन्य कामों के लिए उसमें कुछ सरकार का काम हो गया है, स्कूल बन चुका है, हॉस्पिटल बन चुका है, या कोई सरकारी भवन, कोई भी चीज़ यहाँ पे सरकारी काम हो चुका है, और इसके बाद कोई अगर मतलब क्या कहते हैं उरांव हो, चाहे मुंडा हो या कोई और हो, जिसका कहना है कि नहीं यह हमारा ज़मीन है, हमारे पूर्वज ने इसका निर्माण कराया है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उसको वह ज़मीन नहीं मिलेगा। अगर सरकार उसमें किसी प्रकार का कार्य कर चुकी है तो उसमें उसका अधिकार मतलब अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। यह धारा 14 कहता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा आज, ये पार्ट 3 देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख चुके थे, और आज हम लोग अध्याय 2 देखे और अध्याय 3 देखे। इसके पहले अध्याय 1 देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अध्याय 4-5 जो भी एक वीडियो में बन पाएगा, या फिर उसके इसी तरह से आपका जितना भी अध्याय है CNT में, उनसे अध्याय सारा क्या होगा, कंप्लीट कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।